केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ करीब 4.5 घंटे लंबी बैठक में मंत्रियों को तेज और प्रभावी कामकाज का संदेश दिया। बैठक में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा हुई और लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत 2047 केवल एक नारा नहीं बल्कि देश का संकल्प और लक्ष्य है, जिसे हासिल करने के लिए हर मंत्री और विभाग को मिशन मोड में काम करना होगा। उन्होंने मंत्रियों से फैसले लेने में देरी न करने, जनता से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील रहने और प्रशासनिक कार्यों में गति लाने की अपील की। देश में एफएम रेडियो इंडस्ट्री आर्थिक दबाव से जूझ रही है। रेडियो कंपनियों ने सरकार से लाइसेंस फीस खत्म करने और जीएसटी दर कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ती लागत, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कड़ी प्रतिस्पर्धा और घटते विज्ञापन राजस्व के कारण इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी पड़ रही है। कंपनियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो कई एफएम चैनलों के संचालन पर असर पड़ सकता है। रेडियो ब्रॉडकास्टर्स का मानना है कि टैक्स और फीस में राहत मिलने से इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी और छोटे शहरों तक रेडियो सेवाएं मजबूत हो सकेंगी। कोलकाता के चर्चित आरजी-कर मेडिकल कॉलेज केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि घटना वाले दिन क्या क्या हुआ, इसकी नए सिरे से पड़ताल की जाए और जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति से पूछताछ की जा सकती है। कोर्ट ने मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और जांच में कथित लापरवाही के आरोपों को गंभीर मानते हुए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई से तय सीमा में रिपोर्ट मांगी है, जबकि पीड़िता के परिवार ने फैसले का स्वागत करते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अब सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों में देशभक्ति और एकता की भावना मजबूत होगी, जबकि विपक्षी दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा सरकार ने पिछले 12 दिनों में कई अन्य अहम फैसले भी लिए हैं। इनमें सीएए लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना, बीएसएफ को सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध कराना, अवैध घुसपैठ पर सख्ती, गो हत्या के खिलाफ कड़े निर्देश और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। सरकार इन फैसलों को सुशासन और सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक एजेंडा बता रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमए इतिहास की परीक्षा में पूछे गए ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से जुड़े सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया। सवाल में पूछा गया था कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में किस तरह बाधा डाली। इस पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इतिहास विभाग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि ये प्रश्न वैचारिक पूर्वाग्रह से प्रेरित है। छात्रों ने विभागाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और कुछ शिक्षकों का कहना है कि ये प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम विमेन इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत अकादमिक संदर्भ में पूछा गया था। विवाद बढ़ने के बाद मामले की समीक्षा के लिए कमेटी गठित करने और पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग तेज हो गई है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला कमाल मौला मस्जिद विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें भोजशाला परिसर को मां वाग देवी का मंदिर माना गया था और शुक्रवार की नमाज की अनुमति समाप्त कर दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अदालत के सामने ऐतिहासिक और पुरातात्विक तथ्यों को सही तरीके से पेश नहीं किया गया तथा फैसला उपासना स्थल अधिनियम 1991 की भावना के खिलाफ है। वहीं हिंदू पक्ष ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी है ताकि उनकी बात सुने बिना कोई एक तरफा आदेश न दिया जाए। इस मामले को लेकर धार और आसपास के क्षेत्रों में प्रशासन अलर्ट मोड में है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर नाटो देशों के रवैये पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि जिन देशों ने अमेरिका की मदद नहीं की, उन्हें नाटो में बने रहने का औचित्य बताना चाहिए। खासतौर पर स्पेन और कुछ यूरोपीय देशों पर उन्होंने निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अमेरिका वर्षों से नाटो पर भारी खर्च करता रहा, लेकिन जरूरत के समय सहयोगी देश साथ नहीं आए। इस मुद्दे पर नाटो के भीतर तनाव बढ़ गया है और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी सहयोगी देशों से बातचीत कर रहे हैं।
ईरान युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ किसी तरह समझौता कर युद्ध को रोका जाए, जबकि नेतन्याहू का मानना है कि इस समय हमले रोकना बड़ी गलती होगी। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत काफी तनावपूर्ण रही, जिसमें अमेरिका ने कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया, लेकिन इजरायल ने साफ कहा कि ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए सैन्य कार्यवाही जारी रहनी चाहिए। इस टकराव ने अमेरिकी इजरायल स्ट्रैटेजी में बढ़ती दूरी को उजागर कर दिया है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाएं 23 से 28 मई तक लगातार 6 दिन प्रभावित रह सकती हैं। इसकी वजह चौथा शनिवार, रविवार, कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल और बकरीद की छुट्टियां बताई जा रही हैं। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वो नकद जमा, चेक क्लियरेंस, पासबुक अपडेट, डिमांड ड्राफ्ट और शाखा से जुड़े अन्य जरूरी काम आज ही निपटा लें। हालांकि यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहने की संभावना है, इसलिए ऑनलाइन लेन देन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। एलॉन मस्क जल्द ही दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। उनकी कंपनी स्पेसएक्स ने अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की वैल्यूएशन करीब $1.25 ट्रिलियन आंकी गई है और इससे 50 से 75 अरब डॉलर तक जुटाए जा सकते हैं। स्पेसएक्स की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा बन चुकी है, जबकि कंपनी अब एआई और अंतरिक्ष में डेटा सेंटर जैसी नई तकनीकों पर बड़ा दाम लगा रही है। मस्क के पास कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी और 85% से ज्यादा वोटिंग पावर है, जिससे उनकी कुल संपत्ति $1 ट्रिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े के करीब पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास तक कीड़ों की तरह रेंगकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी में सड़क पर रेंगते हुए पहुंचे कैंडिडेट्स का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया और हजारों योग्य अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की प्रभावी पैरवी नहीं कर रही है, जिससे वर्षों से मामला अटका हुआ है। ये प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई से ठीक पहले हुआ, जिससे इस भर्ती विवाद ने फिर से राजनैतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया। पंजाबी सिंगर इंदर कौर मर्डर केस में नया ट्विस्ट सामने आया है। मुख्य आरोपी बताए जा रहे एनआरआई सुखविंदर सिंह के वकील ने दावा किया कि पुलिस अब तक ये साबित नहीं कर पाई है कि वो भारत आया भी था या नहीं। वकील ने यह भी कहा कि इंदर कौर और आरोपी के बीच 60-70 लाख रुपए के लेन देन हुए थे और मामला हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का हो सकता है। वहीं पुलिस का कहना है कि सिंगर का अपहरण कर हत्या की गई और शव नहर में फेंका गया। जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन और यात्रा से जुड़े सबूत जुटाने में लगी हैं। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा इन दिनों 4 धाम यात्रा पर हैं। उन्होंने केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन कर यात्रा व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। आशुतोष राणा ने कहा कि 4 धाम यात्रा आध्यात्मिक शांति और परम कल्याण का मार्ग है। उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा की गई व्यवस्थाओं की खुले दिल से तारीफ की और उत्तराखंड सरकार के प्रयासों को सराहा। उत्तराखंड के नैनीताल में गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भावली क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी, उनका बेटा और बेटी शामिल थे। परिवार मूल रूप से खटीमा का था और लंबे समय से लखनऊ में रह रहा था। हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम ने काफी मशक्कत के बाद शवों को खाई से बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार या वाहन से नियंत्रण खोने को हादसे की वजह माना जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में स्थित हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के स्विमिंग पूल में डूबने से खेल मंत्री गौरव गौतम के ममेरे भाई निशांत गौतम की मौत हो गई। निशांत पलवल के रहने वाले थे और विश्वविद्यालय में क्रिकेट की पीजी डिप्लोमा फाइनल ईयर के छात्र थे। घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वो अभ्यास के दौरान स्विमिंग पूल में उतरे थे, तभी हादसा हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आज आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। आरसीबी अगर ये मैच जीत जाती है तो उसकी नंबर 1 पोजीशन लगभग पक्की हो जाएगी और टीम सीधे क्वालिफायर 1 में पहुंचने की मजबूत दावेदार बन जाएगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को टॉप 2 में जगह मजबूत करने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है, ताकि नेट रन रेट में फायदा मिल सके। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी हैं, इसलिए मुकाबला अब टॉप 2 फिनिश और क्वालिफायर 1 के फायदे के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। और अंत में मौसम।
आज 22 मई 2026 को भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्म और शुष्क मौसम बना हुआ है, जिससे दिन भर तेज धूप और उच्च तापमान महसूस हो रहा है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में तापमान 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जहां आसमान खुला या हल्के बादलों से ढका रह सकता है और शाम को हल्की धूल भरी हवाएं या हल्की धुंध देखी जा सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी गर्मी ज्यादा है, लेकिन आर्द्रता की वजह से मौसम भारी लग रहा है, जबकि कुछ जगहों पर दिन में तेज धूप और शाम को हल्की बारिश या गरज चमक की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी तेज धूप और 38 से 43 डिग्री तक के उच्च तापमान का अनुमान है, जबकि रात में हल्की शुष्क हवाओं के साथ थोड़ी राहत बन सकती है। इसी के साथ केबीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।